ऑलराइट, सो आज का बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑडिट प्लानिंग। पिछले जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं वो हमने चाहे इंट्रोडक्शन टू ऑडिट पढ़ा है या फिर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था, एथिक्स पढ़ा है। वो बेसिकली वो टॉपिक्स थे जो कि वन वे और अदर आप लोगों ने पहले से F1 के अंदर या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको उन चीजों के रिगार्डिंग थी। अभी जो बेसिकली ऑडिट प्लानिंग का एरिया है ये कंप्लीटली न्यू एरिया है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप समझ लें ऑडिट साइकिल। देखिए, ऑडिट साइकिल का मतलब क्या होता है, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था। ऑडिट साइकिल का मतलब ये होता है कि आप किन स्टेजेस में ऑडिट परफॉर्म करते हैं। सो ऑडिट की जो सबसे पहली स्टेज है ये प्लानिंग है। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ऑडिट साइकिल। इनफैक्ट प्लानिंग किसी भी काम की पहली ही स्टेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट मैच देखें तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि खिलाड़ी इर्द गिर्द आपस में जमा हो जाते हैं, गोल दायरा बना लेते हैं, देन दे आर डिस्कसिंग समथिंग। वो बेसिकली क्या है कि पहले से तो प्लानिंग करके आए होते हैं वो, लेकिन वो ग्राउंड में दिखा रहे होते हैं कि दे आर प्लानिंग समथिंग, अच्छा पहला ओवर कौन करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से आपने कोई पेपर देना है, फॉर एग्जांपल सितंबर टाइम में, तो आप प्लान करते हैं कि अच्छा यार मैं कौन सा पेपर पढूं, कौन सा पेपर मैंने देना है। सो ऑडिट की जो पहली स्टेज है वो है प्लानिंग। उसके बाद जो वाली स्टेज है वो है असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम क्लाइंट के सिस्टम को असेस करते हैं। रीजन क्या होती है क्लाइंट के सिस्टम को असेस करने की? क्योंकि हमने ये एस्टेब्लिश करना होता है कि उनका सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है। तो जब हम उनके सिस्टम को असेस करते हैं तो दो रिजल्ट्स होंगे, प्रूव स्ट्रांग और प्रूव्ड वीक। अगर उनका सिस्टम स्ट्रांग है तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम लेस टेस्टिंग करते हैं, लेस सब्सटेंटिव टेस्टिंग। और अगर उनका सिस्टम वीक है तो फिर हमें डिटेल टेस्टिंग करनी पड़ती है। सो डिटेल सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इन अदर वर्ड्स, हम उनके सिस्टम को असेस ही इसी वजह से करते हैं कि वी हैव टू एस्टैब्लिश और ऑडिट अप्रोच कि वेदर टू गो फॉर लेस टेस्टिंग और डिटेल टेस्टिंग। इट मेक सेंस। किस तरह सेंस बनती है? देखें, जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप 100% ट्रांजैक्शंस को टेस्ट कर लें, बिकॉज यू हैव रिसोर्स लिमिटेशन, यू हैव द टाइम लिमिटेशन। ठीक है, फिर आपको इतनी टेस्टिंग के पैसे भी उतने नहीं मिलने। अल्टीमेटली बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम 100% ऑडिट नहीं कर सकते। यानी ये लाखों इनवॉइसेस हो सकती हैं, लाखों इनवॉइसेस को तो चेक नहीं कर सकते। सो हम क्या करते हैं कि हम एक सैंपल चूज करते हैं, एक साइज चूज करते हैं कि कितना टेस्ट करना है। ये डिसाइड करने से पहले कि हमें ज्यादा टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए या कम टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए, हम क्या करते हैं, क्लाइंट के सिस्टम को असेस कर लेते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कि अगर तो वो स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट ने एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम मेंटेन किया हुआ है। सो देर आर लेस चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स बिकॉज ऑलरेडी दे आर हैविंग ए गुड सिस्टम। आप एक फॉर एग्जांपल सुपर स्टोर पर जाएं और आप वहां पे अच्छे सुपर स्टोर पर जब आप जाते हैं तो अगर इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग समथिंग तो वो आपसे लेके रख लेते हैं, बल्कि वहां पे लॉकर्स बने होते हैं। आपका सामान ले लेते हैं, लॉकर में रख देते हैं, आपको उसके अगेंस्ट एक चिट दे देते हैं कि ये आप अपने पास रख लेंगे, आप जब आप बाहर आएंगे तो आप ये ले लीजिएगा। सो यू गो इन टू द स्टोर, जो भी चीज आप पिक करते हैं उसके ऊपर एक बार कोड लगा होता है। यू मूव अराउंड एंड यू पिक द थिंग्स, कार्ट में एंटर करते हैं, देन यू टेक द कार्ट टू द काउंटर, वो सारी चीजों को बार कोड से स्कैन कर लेते हैं। आजकल तो और भी मॉडर्न सिस्टम्स आ गए हैं। ठीक है, ह्यूमन लेस सिस्टम चल रहा है बहुत सारी जगहों पे। सो क्या होता है जनाब कि वो सारे बार कोड से असेस करके फिर रिकाउंटिंग कर लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं अच्छा हर चीज के अगेंस्ट आपने पे कर दिया है। फिर एक बिल जनरेट हो जाता है और फिर आप पेमेंट करते हैं। फिर वो आपको बिल दे देते हैं। फिर जब आप जहां से निकलने लगते हैं वहां पे भी वॉक थ्रू से वो लगे होते हैं डिटेक्टर्स के, अगर आपने पे नहीं किया तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। अब देखें, इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम शो करता है कि यार ये हाईली इम्पॉसिबल है
कि कोई भी बंदा यहां से बगैर पे किए कोई चीज लेके चला जाए, क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि जो भी चीज यहां से पिक होगी वो रिकॉर्ड होगी एज अ सेल, तो मैं इनके सेल्स पर रिलाई कर सकता हूं कि जो इनकी सेल्स की फिगर होगी दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, बिकॉज देयर सिस्टम इज स्ट्रांग। अगर मैं इसको वाइस वर्सा कर दूं, आप देखते हैं कि यार देर आर पीपल हु आर जस्ट पिकिंग अप द थिंग्स एंड दे आर गोइंग विदाउट पेइंग। सो इसका मतलब है कि ना तो इनकी सेल्स एक्यूरेट होंगी, ना ही इनका इन्वेंट्री सिस्टम एक्यूरेट होगा। As a result, you have to do the detailed testing to confirm their figures. So अगर system strong हो, so you go for less testing. अगर system weak हो, so you go for detailed testing. In other words, हम उनके system को क्यों assess कर रहे होते हैं? Because we have to establish our own audit approach. Then आपके पास review की stage होती है, और फिर जो last stage होती है audit की, वो है report. So ये तो audit cycle है। अभी हम पहली स्टेज पे ऑडिट साइकिल की, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, वो जस्ट ऑडिट के बारे में जानना था कि ऑडिट क्या होता है, एश्योरेंस क्या होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने पढ़ा कि कंपनी जब लिस्टेड होती है, सो दे आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस और द रूल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वट एवर जिस कंट्री में भी वो ऑपरेट करें। देन एथिक्स में हमने एथिकल गाइडलाइंस पढ़ी फॉर द ऑडिटर, लेकिन तब तक ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ था। ऑडिट स्टार्ट होता है ऑडिट प्लानिंग से, यानी प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ऑडिट साइकिल। अब प्लानिंग की जो स्टेज है, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये इंटरिम ऑडिट की स्टेज है। अब इंटरिम ऑडिट क्या होता है? हम जो एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, अब पहले चैप्टर से आपको याद होगा एक्सटर्नल ऑडिट, ये जो हम ऑडिट कर रहे हैं ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है। दिस इज ऑडिट बाय लॉ। इस एक्सटर्नल ऑडिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक आपके पास इंटरिम ऑडिट है, एक आपके पास फाइनल ऑडिट है। यानी बेसिकली ये एक्सटर्नल ऑडिट की ही दो स्टेजेस हैं, दो हिस्सों में इसको आपने तकसीम कर दिया। यू हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू थिंग्स, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। नाउ अब आप देखिए प्लानिंग में क्या करना है आपने, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि ऑडिट को प्लान करना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपने क्या करना है? उनके सिस्टम को असेस करना है। प्लानिंग स्टेज पे भी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्टेज पे भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे। प्लानिंग में जस्ट प्लान कर रहे हैं कि ऑडिट करना कैसे है, किन एरियाज पे फोकस करना है, ब्ला ब्ला, जो कि डिस्कस करेंगे हम अभी। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आप उनके सिस्टम को असेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात अभी नहीं हो रही, उससे पहले सिस्टम की बात हो रही है, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम। सो प्लानिंग के स्टेज पे यू डू नॉट नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये दो काम तो ऑडिट के पार्ट है ना, प्लानिंग भी ऑडिट का पार्ट है, असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी हमने करनी है एज पार्ट ऑफ ऑडिट। अगर सारे ही काम हम ईयर एंड पे रख लेंगे तो इट विल बी टू बर्डन सम एट द ईयर एंड, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा ईयर एंड पे। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आप ऑडिट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर एंड पे बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होगी तो आप टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो आप क्या करते हैं? ऑडिट को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इंटरिम ऑडिट विच टेक्स प्लेस बिफोर ईयर एंड, वो ऑडिट का पार्ट जो कि आप ईयर एंड से पहले कंडक्ट कर लेते हैं। एंड देन आफ्टर इंटरिम ऑडिट देयर विल बी फाइनल ऑडिट, एट और आफ्टर, यानी एट ईयर एंड जो ऑडिट हो रहा होगा और आफ्टर द ईयर एंड जो ऑडिट हो रहा होगा, ये फाइनल ऑडिट का पार्ट है। अब इंटरिम स्टेज पे हम क्या कर लेंगे? बिफोर ईयर एंड वी डू नॉट हैव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लॉजिकली बिफोर ईयर एंड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती। सो व्हाट वी कैन डू एट दिस टाइम इज वी कैन डू द प्लानिंग, हम ऑडिट प्लानिंग कर लें, एंड वी कैन असेस द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये दो काम हम मेनली परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये जो दो पहले काम है ऑडिट साइकिल के, ये हम इंटरिम ऑडिट में करते हैं। सो ये जो ऑडिट प्लानिंग हम कर रहे हैं,
ये बिफोर द ईयर एंड एक प्रोसीजर है जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, एक्सटर्नल ऑडिट ही की दो टाइप्स, इंटरम और फाइनल ऑडिट। इट्स अ सिंगल ऑडिट, बट फॉर कन्वीनियंस वी आर डिवाइडिंग दिस इनटू टू थिंग्स। इंटरम विच विल टेक प्लेस बिफोर द ईयर एंड, बिकॉज अगर आप सारी चीजों को एट और आफ्टर ईयर एंड रख लेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी क्वाइट हेक्टिक फॉर द ऑडिटर टू कंप्लीट इट इन द मीन टाइम। सो इंटरम ऑडिट जो है, इंटरम ऑडिट दैट टेक्स प्लेस बिफोर द ईयर एंड, और ऑडिट प्लानिंग जो हम कर रहे हैं ये हम इंटरम ऑडिट में कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड थिंग, सेकंड चीज ये है कि प्लानिंग स्टेज पे हमारी मेन एक्टिविटी, हमारी से मुराद हम ऑडिटर हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग द ऑडिट, सो वी आर ऑडिटर। प्लानिंग स्टेज पे हमारी मेन एक्टिविटी क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी है। और फिर इसी स्टेज पे जो हमारा दूसरा काम है वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, देखें, ऑडिट में आपने करना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। पूरे ऑडिट में आपकी यही एक्टिविटी है कि यू विल बी चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। हमने करना क्या है कि हमने प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी है। नाउ व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? जिस तरह आपने मूवीज या ड्रामाज में देखा होगा कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई क्राइम हुआ है, तो जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह के सीआईडी टाइप और इस टाइप के ड्रामाज होते हैं, उसमें क्या होता है कि यार एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, वो आता है और फॉर एग्जांपल मर्डर का केस है, तो वो देखता है कि यार अच्छा कौन कौन से सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। वो कैसे सस्पेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं? हम देखते हैं मूवीज में, वो कहता है कि अच्छा जी इसका बैंक स्टेटमेंट निकालो, किन लोगों के साथ पिछले महीने में ट्रांजैक्शंस किए हैं, इसकी कॉल हिस्ट्री निकालो, किन लोगों के साथ पिछले महीने में कांटेक्ट किया है, मैसेजेस पे इसके साथ कौन इन्वॉल्व था, सोशल सर्कल में फेसबुक के कौन से फ्रेंड्स है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो उन लोगों का इंट्रैक्शन देखते हैं कि इस बंदे के साथ इन लोगों का ज्यादा इंट्रैक्शन था, तो दीज आर द सस्पेक्ट्स। और फिर उन सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद उन पे इंडिविजुअली एविडेंस गैदर करना शुरू कर देते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट ऑडिट में अप्लाई होता है कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है और आपने ये चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अवेलेबल होंगी ईयर एंड पर। आज हम क्या कर सकते हैं प्लानिंग की स्टेज पे, जो कि ईयर एंड से पहले हम मौजूद हैं? आज हम ये कर सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करें, हर उस एरिया को आइडेंटिफाई करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। व्हाट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट? एनीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो कि मिसस्टेटेड हो, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिकॉर्डेड ना हो। चलें, ये भी समझ आ गया कि ओके विल बी टेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और रिस्क असेसमेंट करनी है, यानी कौन से वो एरियाज हैं जो मिसस्टेटेड हो सकते हैं। अब इन दो बातों का आपस में क्या लिंकेज है ना? व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड द रिस्क असेसमेंट? इसको हमने समझते हैं। यहां से बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, जो कि हमने पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। होपफुली यू रिमेंबर। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या है कि हमने रीजनेबल अश्योरेंस देनी है शेयर होल्डर्स को। वी हैव टू गिव द शेयर होल्डर्स reasonable assurance, reasonable confidence regarding what? That financial statements are free from material misstatement। और ये चीज हम काफी डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं पहले चैप्टर में कि हमने शेयर होल्डर्स को ये रीजनेबल कॉन्फिडेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब ये कैसे दे सकते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में चेक करेंगे। All financial statements are prepared sorry, are prepared according to the
relevant financial reporting framework. ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या है कि वी हैव टू गिव द शेयर होल्डर रीजनेबल एश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इन दो चीजों की एश्योरेंस हमने शेयर होल्डर्स को देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी है। देखें शेयर होल्डर्स हमसे क्यों एश्योरेंस ले रहे हैं, ये एश्योरेंस वो अपने डायरेक्टर से क्यों ही ले लेते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उन्हीं से पूछ लें कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक ना बनी हो। ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑडिट का स्टार्ट ही यहां से हुआ है कि दे इज एजेंसी प्रॉब्लम। हो सकता है कि जनाब डायरेक्टर्स अपने इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दें एंड देयर बाय वो क्या करें कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करें। सो ऐसा नहीं हो सकता कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से ही पूछ लें जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है कि भाई आप खुद ही बता दें, ऑडिट के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिट में ये जो चेकिंग हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये बेसिकली हो ही इसी वजह से रही है कि शेयर होल्डर्स आर हैविंग डाउट कि हो सकता है कि जो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उसमें मिस स्टेटमेंट्स हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना बनी हो। दैट इज वाई दे नीड एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटर जो आए और डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे। इसका मतलब है कि जब मैं बीइंग एन ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे भी ये चीज अपने माइंड में रखनी है। अगर पहले से ही मैं ये सोच के जाऊंगा कि सब कुछ ठीक होगा फिर तो मुझे कोई गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगी। सो आई हैव टू बी स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल का मतलब ये होता है कि मुझे क्वेश्चनिंग माइंड के साथ जाना है, मुझे अलर्ट रहना है कि चूंकि शेयर होल्डर का जब ये कंसर्न है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती हैं, जब उनका ये कंसर्न है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ना बनी हो, तो जाहिर बात है ये रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा। इसी अप्रोच के साथ मुझे ऑडिट करने जाना है कि यार जब मैं ऑडिट करने जा रहा हूं तो पहला रिस्क क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं ये सोच कर जाऊंगा, इसी अप्रोच के साथ जाऊंगा कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। बिकॉज इफ यू डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग, ठीक है, अगर आप जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं तो फिर आपको नजर भी नहीं आएंगी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ये पहला रिस्क है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, मुझे पता नहीं है वाकई ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन मैं इस अप्रोच के साथ जा रहा हूं ताकि मुझे नजर आ जाए वो। दूसरा रिस्क ये है कि ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो पहला रिस्क तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, और दूसरा रिस्क ये है कि हो सकता है ऑडिटर उन मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुई और ऑडिटर उसे डिटेक्ट ना कर पाया तो गिव ऑडिटर मे गिव इनकरेक्ट ओपिनियन। तो हो सकता है ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुई और उसे ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाया तो ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा। वो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं होंगी। ये जो रिस्क है ना कि कहीं ऑडिटर गलत ओपिनियन ना दे दे, इसको हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। यानी इन अदर वर्ड्स, आसान लफ्जों में, ऑडिट में रिस्क ये है कि ऑडिटर कहीं गलत ओपिनियन ना दे दे। सो देयर इज अ रिस्क इन द ऑडिट दैट द ऑडिटर में गिव इनकरेक्ट ओपिनियन। और अगर ऑडिटर इनकरेक्ट ओपिनियन दे दे तो ये ऑडिटर की तरफ से प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होगी। F4 में भी हमने पढ़ा है, लॉ में भी हमने पढ़ा है, और नेग्लिजेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दोबारा इस कहानी को जरा रिलेट करते हैं कि हम ऑडिट कर रहे हैं, तो चूंकि ऑडिट हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमने शेयर होल्डर को अश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इन अदर वर्ड्स उनको ये बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर।
एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। लेकिन जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो हम इस अप्रोच के साथ जाएंगे कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो, क्योंकि ये डाउट ही की वजह से तो ऑडिट हो रहा है, और हो सकता है कि हम उन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुई और उन्हें ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाया तो ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑडिट रिस्क। यानी ऑडिट में रिस्क ये है कि ऑडिटर कहीं गलत ओपिनियन ना दे दे। अब ये जो रिस्क है ऑडिट में, दिस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। जाहिर बात है इस रिस्क को तो हमें कम करना है ना, कि कहीं हम गलत ओपिनियन ना दे दें। ऑडिट रिस्क, कहीं गलत ओपिनियन हम ना दे दें। अब इस रिस्क को हमने कम करना है, रिस्क को हमेशा कम किया जाता है, एलिमिनेट यहाँ पे रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिस्क तो कुछ ना कुछ तो रहेगा कि हम कहीं गलत ओपिनियन ना दे दें। सो इस रिस्क को हमने कम करना है, इसको हमने एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल करना है, जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम करना है। अच्छा, अब कैसे कम करना है? ये रिस्क अराइज किन दो सोर्सेज से हो रहा है, दोबारा इन्हीं चीजों से रिलेट कर देते हैं। पहला तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पहला रिस्क तो ये है। अब इस रिस्क को तो मैं फिक्स नहीं कर सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई, ये तो मैनेजमेंट ने बनाई है और वो उन्होंने ही बनानी है, क्योंकि ऑडिट में पहली कंडीशन यही है, हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी, ऑडिटर नहीं करेगा। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रही है तो ये रिस्क तो रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बीइंग एन ऑडिटर मैं इस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एटलीस्ट ये तो कर सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर उस एरिया को अंडरस्टैंड कर लूं जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सो इस रिस्क को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। हर उस एरिया को अंडरस्टैंड करूंगा जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। दूसरा रिस्क कहां से राइज हो रहा था कि ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, अब ये तो मेरा अपना रिस्क है, इसको तो डेफिनेटली मुझे कम करना है। कैसे कम करना है कि यार मुझे कॉम्पिटेंट टीम यूज करनी है ऑडिट में, ठीक है, मुझे अप्रोप्रिएट टाइम क्लाइंट पे स्पेंड करना है, मुझे टेस्टिंग सही परफॉर्म करनी है, मुझे सैंपल साइज सही चूज करना है, मुझे स्केप्टिकल रहना है। तो ये तो मेरे अपने लिए है, तो मेरा अपना रिस्क तो मैं कम कर सकता हूँ कि यार कॉम्पिटेंट स्टाफ यूज करूं, अप्रोप्रिएट टाइम क्लाइंट पे स्पेंड करूं, टेस्टिंग करूं, स्केप्टिकल रहूं। लेकिन ये जो रिस्क अराइज हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये तो हम फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि हर उस एरिया को अंडरस्टैंड कर लें जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अभी इसका लिंकेज भी हमने स्टैब्लिश करना है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमने ये पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का रिस्क असेसमेंट से क्या लिंकेज है। सो फॉर हमने ये पढ़ा है कि भाई कि हम ऑब्जेक्टिव हमारा एक्सटर्नल ऑडिट का क्या है कि हमने रीजनेबल एश्योरेंस देनी है शेयर होल्डर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो ऑडिट में जब हम ऑडिट करें तो दो रिस्क हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और हो सकता है ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई और ऑडिटर उसे डिटेक्ट ना कर पाया, तो इसको हम कहते हैं कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे सकता है। इस रिस्क को हम कहते हैं कि ये ऑडिट रिस्क है। यानी ऑडिट में रिस्क ये है कि ऑडिटर कहीं गलत ओपिनियन ना देते हैं। अब इस रिस्क को हमने रिड्यूस करना है, लेकिन ये रिस्क अराइज कहां से हो रहा है, दो सोर्सेज से हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या ऑडिटर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। तो ऑडिटर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो ये तो ऑडिटर का अपनी गलती है, ये तो ऑडिटर का अपना रिस्क है। इसको तो स्ट्रेट अवे कम करो, कॉम्पिटेंट स्टाफ यूज करो, अप्रोप्रिएट टाइम स्पेंड करो क्लाइंट पे, टेस्टिंग सही तरीके से परफॉर्म करो, स्केप्टिकल रहो। लेकिन ये जो दूसरे सोर्स है हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैंने नहीं बनाई,
हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि हर उस एरिया को अंडरस्टैंड कर लूं जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अब पूरे ऑडिट में प्लानिंग से लेके रिपोर्ट तक की स्टेज तक, अब आपने जो एक चीज माइंड में रखनी है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस ये आपने माइंड में रखना है। अब प्लानिंग से लेके रिपोर्ट तक सिर्फ एक ही चीज के बारे में आपने सोचना है और वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, आप प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के अकॉर्डिंगली, रिपोर्ट आपने देनी है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। सो आपने पूरे ऑडिट में जो चीज माइंड में रखनी है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस ये आपने माइंड में रखना है। अब कौन से स्टेज पे हैं हम? प्लानिंग की स्टेज पे हैं और हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, यानी जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसको आपने समझना है। अब उसको समझकर आपने रिस्क असेस करना है, रिस्क असेसमेंट करनी है। रिस्क असेसमेंट मैंने आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो कौन से एरियाज हैं जो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आपको लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क असेस करना है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और रिस्क असेसमेंट करनी है। भाई अब इन दो चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है? इन दो चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का रिस्क असेसमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? सो मैंने आपको बताया कि पूरे ऑडिट में आपने जो चीज माइंड में रखनी है वो रखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑडिट कर रहे हैं जनाब एक क्लाइंट का, और क्लाइंट जो है वो आपका क्या है? फॉर एग्जांपल क्यू मोबाइल, मोबाइल कंपनी है जो कि क्या करती है? सेल फोन्स सेल करती है। आपका क्लाइंट है क्यू मोबाइल और दे सेल सेल फोन्स, सेलुलर फोन सेल करते हैं। अब जब भी अपना मोबाइल सेल करते हैं, इन्होंने आपको बताया कि जब ये मोबाइल सेल करते हैं तो अपने कस्टमर्स को वारंटी भी देते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी से आपको पता चला, आपने पूछा अच्छा जी आप क्यों मोबाइल, अच्छा मोबाइल सेल करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ मोबाइल सेल करते हैं और हम वारंटी भी देते हैं अपने मोबाइल पर। और वारंटी 1 ईयर की होती है और वो इस चीज को कवर अप करती है कि अगर मोबाइल खराब हो गया तो हम आपको रिपेयर या रिप्लेस करके देंगे 1 साल के अंदर। अब उन्होंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी, ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। मैंने भी आपको क्या बताया कि आपने अपने माइंड में क्या रखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने माइंड में रखनी है। अब जैसे ही उन्होंने आपको ये बताया कि हम मोबाइल फोन सेल करते हैं और उस पर वारंटी देते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो सही ना चल रही हो तो हम आपको रिपेयर या रिप्लेस करके देंगे। इमीडिएटली आपके माइंड में आया अच्छा यार अगर ये रिपेयर के लिए कोई फोन आए और रिपेयर इन्होंने किया या कुछ फोन्स को रिप्लेस किया, इस पे तो इनका एक एक्सपेंस होगा ना, रिपेयर और रिप्लेसमेंट की एक कॉस्ट होगी, एक एक्सपेंस होगा। और ये कॉस्ट या एक्सपेंस जो है ये प्रोबेबल है, यानी मोर देन 50% चांसेस हैं कि क्लेम वापस आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और पास्ट में भी इनके पास क्लेम्स आते रहे हैं। और जब प्रोबेबल हो क्या चीज? आउटफ्लो, तो हमें ये भी पता है कि यार प्रोबेबल आउटफ्लो हो तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IAS 37। अब यहां तक आपने जस्ट अंडरस्टैंड किया अभी तक कि आपका एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा जी हम मोबाइल फोन सेल करते हैं और अपने मोबाइल फोन पे वारंटी देते हैं कि अगर मोबाइल खराब हो गया तो रिपेयर या रिप्लेस करके देंगे। ये उन्होंने आपको बताया, ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी आपको मिली। ठीक है, उसके बाद आपने माइंड में लेकर अच्छा यार अगर ये रिपेयर या रिप्लेस करके देंगे तो अगर कोई फोन रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए आता है इस पे तो कंपनी का एक्सपेंस होगा, कॉस्ट लगेगी और एक आउटफ्लो प्रोबेबल है।
और अगर आउटफ्लो प्रोबेबल हो तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। फिर आप अपने माइंड में लेकर आएंगे रिस्क। रिस्क क्या हो सकता है? प्रोविजन में नॉट बी रिकॉर्डेड। हो सकता है इन्होंने प्रोविजन रिकॉर्ड ना की हो, में नॉट बी रिकॉर्डेड, या फिर इनकरेक्ट प्रोविजन रिकॉर्ड, क्योंकि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना, F7 का नॉलेज आपका इस्तेमाल हो रहा है, F3 वाला। हो सकता है इनकरेक्ट अमाउंट्स की प्रोविजन रिकॉर्ड की हो, या हो सकता है बिल्कुल रिकॉर्ड ना की हो। अभी आपको पता नहीं है कि वाकई प्रोविजन रिकॉर्ड की है या नहीं की, या सही अमाउंट पे की है या गलत अमाउंट पे की है, क्योंकि अभी तो आप टेस्टिंग नहीं कर रहे, अभी तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिली, वो तो मिलेंगी ईयर एंड पे। अभी तो जस्ट आप प्लानिंग की स्टेज पे हैं। तो आप क्या कर रहे होंगे? आप अपनी एक लिस्ट मेंटेन कर रहे होंगे, उसमें जाके आप पहली चीज लिख लेंगे प्रोविजन, कि यार ये चीज हमने माइंड में रखनी है कि जब हम टेस्टिंग की स्टेज पे जाएं तो हमने प्रोविजन चेक करनी है कि उन्होंने रिकॉर्ड की है या नहीं की, या सही तरीके से की है या नहीं की। यानी आपने एक अपनी लिस्ट बना ली रिस्क की, कि यार ये रिस्क हो सकते हैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये वो एरियाज हैं जो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। अभी सिर्फ एक चीज की मैंने एग्जांपल दी कि आप अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ले रहे हैं, उन्होंने एक चीज बताई। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उन्होंने आपको बताया कि क्यों मोबाइल मोबाइल की एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा है, कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन कंपनी है, हर टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है। इस साल भी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट किया और हमने $10 मिलियन स्पेंड किया फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि मोबाइल फोन कंपनी है, नए से नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, सो दे आर ऑलवेज डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो उन्होंने आपको बताया कि वी हैव डन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इवन दिस ईयर एंड वी हैव स्पेंड $10 मिलियन ऑन इट। जब उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी आपके पास, उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, तो फिर आपने अपने माइंड में इसकी अकाउंटिंग लेकर आए। फिर आपने कहा अच्छा यार IS 38 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार रिसर्च जो है इसको एक्सपेंस आउट होना चाहिए, और डेवलपमेंट जो है इसको कैपिटलाइज होना चाहिए अगर क्राइटेरिया मीट कर ले। और वो क्राइटेरिया आपने पढ़ा था F7 के अंदर, वो पायरेट जिसका निमोनिक था, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट, रिसोर्स अवेलेबल हो, इंटेंशन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। रिस्क, या रिस्क ये हो सकता है कि इन्होंने रिसर्च को कैपिटलाइज कर लिया हो, या डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर लिया हो कि वो क्राइटेरिया मीट ना करता हो, या डेवलपमेंट को एक्सपेंस आउट कर दिया हो। सो एक्सपेंस में भी मिसक्लासिफाइड हो सकता है कि रिसर्च को डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को रिसर्च बना दिया हो। सो ये रिस्क है। हो सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करेक्टली रिकॉर्ड ना किया हो। अब आपने क्या किया कि आपने R&D की अपने पास जाके एक लिस्ट में लिख दिया, अच्छा हमने जब टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी अच्छे तरीके से चेक करना है। अब ये कैसे आपको पता चला है? ये आपको कैसे पता चला? ये आपको पता चला अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी से। जो जो बात आपको पता चलती जा रही है, आप क्या करते जा रहे हैं? प्लानिंग स्टेज पे उसका रिस्क अपने माइंड में रख रहे हैं, कि जब टेस्टिंग स्टेज पे जाएंगे तो उसको अल्टीमेटली आपने इवेंचुअली उसको टेस्ट करना है। अभी आपको पता नहीं है, हो सकता है उन्होंने प्रोविजन भी सही रिकॉर्ड की हुई हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सही रिकॉर्ड की हुई हो। हम तो जस्ट रिस्क माइंड में रख रहे हैं कि हो सकता है कि गलत रिकॉर्डेड हो, ये नहीं कह रहे कि उन्होंने वाकई ही ऐसा किया है। सो जस्ट बीइंग स्केप्टिकल। आगे चलते हैं, तीसरी एग्जांपल। यही क्यों मोबाइल आपको बताते हैं कि यार हमारा जो है एवरी मंथ वी लॉन्च 2 न्यू मॉडल्स। ठीक है, हर महीने जो है वो हम 2 न्यू मॉडल्स मोबाइल के लॉन्च करते हैं, और जो प्रीवियस मॉडल है, प्रीवियस मॉडल्स जो हैं उनको डिस्काउंट कर देते हैं। प्रीवियस मॉडल्स को डिस्काउंट कर देते हैं, यानी उनकी प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस कर देते हैं।
अब उन्होंने आपको ये बात बताई कि हर महीने हम 2 नए मॉडल लॉन्च करते हैं और प्रीवियस के प्राइसेस रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता चल गई। अब आप फिर अपने माइंड में अकाउंटिंग लेकर आए। आपने कहा यार ये जो फ़ोन ये सेल कर रहे हैं, ये जो सेलुलर फ़ोन है, ठीक है? ये तो इनकी इन्वेंट्री है। ये इनकी इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है IS2 के अकॉर्डिंगली। और IS2 कहता है कि आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करें एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, इनमें से जो लोअर है। हो सकता है कि ये जो प्राइसेस रिड्यूस कर रहे हैं या डिस्काउंट रिड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है कि इनकी इसकी NRV जो है वो कॉस्ट से कम हो। नाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड एट NRV। रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क क्या हो सकता है कि NRV में बी लोअर, हो सकता है इतनी रिड्यूस कर दियो कि NRV लोअर देन कॉस्ट है, लोअर NRV में बी लोअर देन कॉस्ट बट नॉट रिटन डाउन। अभी तक लेकिन उन्होंने कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको NRV पे लोअर ऑफ कॉस्ट NRV रिकॉर्ड ना किया हो। अब आपने क्या किया, आप फिर गए अपनी लिस्ट जो आप मेंटेन कर रहे हैं और आपने वहां पे जाके लिख दिया इन्वेंट्री का भी रिस्क है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फिर आप फर्दर गए, फिर उन्होंने आप अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ले रहे थे इसी कंपनी की, तो उन्होंने आपको बताया कि इस साल हमने फर्दर न्यू प्रोजेक्ट्स हमारे कुछ लॉन्च करने थे, हमने कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। किस लिए इशू किए हैं? टू रेज फाइनेंस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस चाहिए था तो उन्होंने इररिडीमेबल, अब उन्होंने आपको ये बात बताई। अब आप अपने माइंड में अकाउंटिंग ले, आपने कहा यार दो टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक रिडीमेबल होता है, एक इररिडीमेबल होता है। रिडीमेबल तो डेट होता है, इररिडीमेबल जो है ये तो इक्विटी होता है, इसको इक्विटी रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और इस पे जो इंटरेस्ट है उसको डिविडेंड रिकॉर्ड होना चाहिए फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। रिस्क क्या हो सकता है कि इन्होंने जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, कहीं इसको डेट ना रिकॉर्ड कर लिया हो और इसका जो इंटरेस्ट है कहीं उसको फाइनेंस कॉस्ट ना रिकॉर्ड कर लिया हो, जबकि वो तो रिडीमेबल वाला होता है। सो आप गए और आपने अपनी लिस्ट के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया कि यार इसको भी जाके चेक करना है कि वो इक्विटी रिकॉर्डेड है या डेट में तो नहीं कहीं डाल दिया, उसका जो इंटरेस्ट है वो डिविडेंड ट्रीट किया है ना, फाइनेंस कॉस्ट पे तो कहीं नहीं डाल दिया। तो जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी आप उसका रेलिवेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते जाएंगे, लेकिन ये याद रहे कि ये जस्ट रिस्क है, हो सकता है ऐसा हो, यकीन नहीं है आपको, इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं कि प्लानिंग स्टेज पे जस्ट एक रिस्क असेसमेंट है, हो सकता है ऐसा हो, इसीलिए हम हमेशा मे की टर्म यूज कर रहे हैं। मे, एक्सपेंस, रिसर्च मे बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, फिर हमने कहा कि हो सकता है कि देयर इज अ रिस्क इन्वेंटरी मे नॉट बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट इन आर। So at the planning stage, we'll keep on taking the understanding of the entity. Understanding the entity हम लेते जाएंगे और हम उसको रिलेट करते जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और रेलिवेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते जाएंगे और रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते जाएंगे। अपने लिए एक लिस्ट मेंटेन करते जाएंगे कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, ये हैं रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी इन अदर वर्ड्स ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती हैं, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। वो तो आप जब टेस्टिंग स्टेज पे जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा प्रोविजन रिकॉर्ड की है या नहीं की, रिसर्च को एक्सपेंस आउट किया या नहीं किया, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट ने भी रिकॉर्ड किया या नहीं किया, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी रिकॉर्ड किया या नहीं किया। बट फॉर राइट नाउ यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द रिस्क सो दैट
आप जब टेस्टिंग स्टेज पे जाएं तो रेलिवेंट चीजों को पहले चेक करें, उन चीजों को जहां पे चांसेस थे मटेरियली मिसट्रीटेड होने के। सो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट मेंटेनिंग और लिस्ट, और हम रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ताकि रेलिवेंट चीजों को लेटर ऑन हम जाके आइडेंटिफाई कर सकें। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग द प्लानिंग, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार हम इस पूरे एरिया में करने क्या जा रहे हैं।